नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर। कक्षा 12 का हिस्ट्री का चैप्टर है। औपनिवेशिक शहरों में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शहर से तात्पर्य क्या है, उपनिवेश किसे कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि औपनिवेशिक शहरों की स्थापना से पहले की क्या स्थिति थी। औपनिवेशिक शहरों से पहले के जो शहर थे उनका महत्व धीरे धीरे कम कैसे होता गया। उसके बाद में फिर मुगल कालीन जो शहर और राजधानियाँ थी उसकी विशेषताएं भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और उसके आंकड़े किस तरीके से जो है वो उपयोगी होते थे, और भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई, रेल का आगमन होने से भारत में जो परिस्थितियाँ थी वो किस तरीके से बदली। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशनराइज नाम से हमारा ऐप है। प्ले स्टोर में आप जो है हमारे जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसका, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए। और प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप सर्च करेंगे एजुकेशनराइज तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश समझने के बाद ही हम समझेंगे कि औपनिवेशिक शहर क्या थे। तो उपनिवेश का तात्पर्य होता है कि जब कोई आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत देश किसी अपेक्षाकृत कमज़ोर देश पर कब्जा कर ले और उस कमज़ोर देश की संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे, तब इस प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। और जिस कमज़ोर देश पर कब्जा किया जाता है उस कमज़ोर देश को उस देश का, उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो कि उस समय आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से एक मजबूत ताकत थी, उसने भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब ये प्रश्न ये बनता है कि औपनिवेशिक शहर क्या थे। तो इन लोगों के द्वारा, जैसे कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा जिन शहरों की स्थापना की गई, जिन शहरों का विकास किया गया, वो औपनिवेशिक शहर कहलाते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में औपनिवेशिक शहरों के रूप में जाने जाते हैं मुंबई, कोलकाता और मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व औपनिवेशिक काल के कस्बे और शहर। जैसा कि अंग्रेज़ों के भारत में आगमन से पहले भारत में मुगल साम्राज्य था, तो मुगलों के दौरान मुगलों ने जो शहरों की स्थापना करी थी, जो जिन कस्बों की स्थापना करी थी, वो अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे और अपनी विशेषताओं के कारण वो दिनों दिन उन्नति करते जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में परिस्थितियाँ बदली। औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक शहरों की स्थापना होती है, उसके साथ ही जो मुगल कालीन जो शहर और कस्बे थे उनका पतन होना शुरू हो जाता है, उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे दो चित्र देख सकते हैं, ये पूर्व औपनिवेशिक काल के शहर और कस्बों से लिए गए चित्र हैं। ये अपने वैभवशाली जो समृद्धि थी उसके लिए जाने जाते हैं। ये जो शहर थे औपनिवेशिक काल से पूर्व के जो शहर थे या फिर जो कस्बे थे, इन कस्बों में सामान्यतः ग्रामीण इलाकों से अलग होते थे और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। आप इस ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं, ये औपनिवेशिक काल के पूर्व के जो शहर हैं या फिर मुगल कालीन शहर भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो व्यापारी लोग थे, जो शिल्पकार लोग थे, जो सामंत लोग थे, वो यहाँ पर जो जमींदार थे वो इन शहरों में रहते थे। उसके विपरीत दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके थे, जहाँ पर हम बात करेंगे, ग्रामीण इलाकों में खेती होती थी, जल संग्रहण और पशुपालन का कार्य होता था, और वहीं कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। तो एक तरफ तो था ग्रामीण इलाका जहाँ पर किसान रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, और दूसरी तरफ आप ऊपर चित्र देख सकते हैं, कस्बे होते थे जहाँ पर शिल्पकार ही रहते थे, व्यापारी रहते थे, प्रशासक रहते थे, और शासक भी इन शहरों में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों के शाही भवन जनसंख्या के केंद्रीकरण, शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल अधिकारियों, मनसबदारों के आवास होते थे जो अमीरी एवं प्रतिष्ठा के संकेतक थे। तो ये मुगल काल में जो कस्बे होते थे, जो भवन होते थे, जो शाही महल होते थे, वो इस के लिए जो वो जाने जाते थे, और आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। उसके बाद जो शिल्पकार थे, शिल्पकार हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। आप इन चित्रों में देख सकते हैं, इस तरीके से इनके ये हाथों से बनाए हुए इनके शिल्प थे। सेना के लिए अनाज लाया जाता था। मंदिर, मस्जिद, मकबरे, महाविद्यालय और राजकोष भी इन्हीं कस्बों और शहरों में स्थित होते थे।
मध्यकालीन भारत के शहरों में शासकों का वर्चस्व था। तो मध्यकालीन भारत के जो शहर थे वहाँ पे शासक वर्ग के जो लोग थे वो रहते थे, बड़े बड़े महल बने हुए होते थे और जो शहर होते थे वो भी चार दीवारी से घिरे हुए होते थे। उन चार दीवारी के भीतर उन महलों में और उन शहरों में जो लोग थे वो धनवान लोग वहाँ पे रहा करते थे। मध्यकालीन भारत के शहरों में शासकों का वर्चस्व था। सामाजिक व्यवस्था में हर किसी को अपना स्थान पता होता था और कोतवाल की भूमिका इस व्यवस्था को बनाए रखने की होती थी। जैसे अगर बात होती है कि सामाजिक व्यवस्था में कोतवाल की क्या भूमिका होती थी, तो कोतवाल की भूमिका क्या होती थी कि जो व्यवस्था थी एक प्रकार से इस व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। शहर को चारों तरफ से जो है दीवारों के माध्यम से सुरक्षित किया जाता था और जो दरवाजे होते थे उन दरवाजों से गिने चुने व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। इस तरीके से पूरी व्यवस्था जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी वो उस कोतवाल की होती थी। पुराने शहर पतनोन्मुख हुए और फिर नए शहरों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे जैसे इन लोगों का यहाँ पर जैसे अंग्रेज़ों का भारत में दखलंदाजी उनकी बढ़ती गई, उन शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त करना शुरू किया, वैसे वैसे जो पुराने जो शहर थे वो पतन की ओर उन्मुख हुए और नए शहरों का विकास हुआ। दिल्ली और आगरा जो कि मुगल काल में काफ़ी प्रसिद्ध शहर थे, मुगलकालीन सत्ता के प्रशासन के केंद्र थे, वो धीरे धीरे समाप्त हुए और लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपत्तनम, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर आदि शहरों का विकास होने लगा। तो ये जो धीरे धीरे जो शहर विकसित होने लगे, ये यहाँ पर जो व्यापार के केंद्र बनने लगे, इनके यहाँ पे जो प्रशासन के केंद्र थे, लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिलने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। तो इस वजह से इन शहरों का विकास हुआ और पुराने शहर जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुए। अब हम बात करेंगे कि भारत में विदेशी जो लोग थे, है ना, विदेशी जो जातियाँ आई थी भारत में, वो कौन कौन कब कब किस समय आई थी। तो यहाँ तक बात करेंगे अपन यूरोपीय कंपनियों की या यूरोपीय शक्तियों की। तो यूरोपीय कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक आधार स्थापित कर लिए थे। सबसे पहले भारत में अगर बात करें तो यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली 1510 में पणजी गोवा में आए थे। उसके बाद डच आए थे भारत में 1605 में मसूलीपट्टनम में आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1639 में और अंग्रेजों ने सबसे पहले मद्रास में अपना स्थान जो है वो बनाया था। अंग्रेज़ों की अगर बात करें हम तो 1639 में अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे मद्रास में। उसके बाद में फिर 1669 में कोलकाता में आते हैं और बाद में जो है ना ये 1661 में मुंबई जो है वो इनको दिया गया था वहाँ के सम्राट के द्वारा। और बाद में फ्रांसीसी आए थे 1673 में पांडिचेरी में। अब बात करेंगे कि जब कोलकाता में धीरे धीरे इन्होंने शक्ति का संग्रहण करना शुरू किया तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने सबसे पहले प्लासी के युद्ध के साथ ही शक्तियां अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई जैसे औपनिवेशिक शहर, बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानी के रूप में उभरे। अब हम औपनिवेशिक शहरों की बात करते हैं कि औपनिवेशिक शहर, मैंने पहले आपको बताया कि जिन शहरों की स्थापना अंग्रेजों ने करी थी वो औपनिवेशिक शहर कहलाए। तो इनका विकास जैसे मद्रास है, कलकत्ता है, बम्बई है, इनका विकास अंग्रेजों ने किया था, इसलिए ये औपनिवेशिक शहर कहलाते हैं। हालांकि ये पहले मत्स्य ग्रहण के केंद्र हुआ करते थे, बुनाई के गांव थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर तेजी से इन शहरों का विकास किया, इसलिए ये औपनिवेशिक शहर कहलाते हैं। दूसरा ये था कि ये जो समुद्र के किनारे स्थित थे, इसलिए बंदरगाह भी यहाँ पर विकसित किए गए। पुराने शहर जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका जैसे शहर पतनोन्मुख हो गए। इसे ही विशहरीकरण कहा जाता है, यानी शहरों का पतन होना या शहरों का धीरे धीरे विनाश होना विशहरीकरण कहा जाता है। तो जो मुगल कालीन शहर थे वो विनाश की ओर गए और नए शहरों का विकास होता गया। अब औपनिवेशिक शहरों की जानकारी के लिए अनेक रिकॉर्ड्स मौजूद थे। औपनिवेशिक शहरों की जानकारी हमें किस किस से मिलती है, तो अलग अलग रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। उसके लिए सर्वेक्षण और सांख्यिकी आंकड़े शहरों के बारे में ब्यौरा देते हैं। अब भूदृश्यों को समझने के लिए अंग्रेजों ने सर्वेक्षण करवाए और नक्शे बनवाए। नक्शे बनवाने से क्या होता था कि किसी भी इलाके की संपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त होती थी कि वहाँ पर वो जो शहर है वो कहाँ पर जो है उसमें कौन कौन सी जगह है, और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों ने प्रत्येक जो शहर होता था उसके नक्शे बनवाए, उसका सर्वेक्षण करवाया। इन नक्शों को बनवाने से क्या होता था कि विकास की योजनाएं बनाने में इन्हें मदद मिलती थी। व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भी ये काम जो है उनके लिए आवश्यक था।
नगर पालिका की स्थापना हुई और कर वसूली की कोशिशें तेज हो गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे औपनिवेशिक शहरों का विकास होता गया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि नगर पालिकाओं की स्थापना की, शहरों के विकास की तरफ भी ध्यान दिया। जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की शुरुआत हुई और सारे रिकॉर्ड्स नगर पालिका रूम में संभाल कर रखे जाने लगे। अब हम बात करेंगे जनगणना की कि भारत में पहली जनगणना कब हुई और व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित जनगणना कब शुरू हुई। तो 1872 में पहली अनौपचारिक जनगणना हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो जो कि भारत के वायसराय थे, और 1872 में एक प्रकार से अनौपचारिक थी। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में पहली औपचारिक जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में यह नियमित रूप से की जाने लगी। शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना के आंकड़े एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते थे और इससे कई सारी जानकारियां जो है वो अंग्रेजों को मिलती थी। अनेक इतिहासकार इन आंकड़ों को भ्रामक मानते हैं। जो जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किए गए, इन आंकड़ों को कई सारे इतिहासकार भ्रामक मानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए ये इकट्ठे किए गए उन्हीं लोगों पर संशय जो है वो किया जाता था। अब ये जो आंकड़ों के बारे में अगर बात करें कि इन्हें भ्रामक क्यों माना जाता है, संशय की दृष्टि से क्यों देखा जाता है, तो इसका यहाँ पे लोगों का कहना था कि सरकार इन आंकड़ों का गलत इस्तेमाल करेगी, टैक्स लगाएगी, इसीलिए लोग सही जानकारी सरकार को नहीं देते थे। महिलाओं के बारे में जानकारी देने से भी लोग हिचकिचाते थे और लोग जानबूझकर गलत जानकारी देते थे। फेरी वाले, मजदूर स्वयं को सम्मानित व्यापारी वर्ग में शामिल करके खुश होते थे, इसीलिए वो गलत जानकारियाँ देते थे। तो इस तरीके से जनगणना के आंकड़े जो हैं, इस पर हम विश्वास करना थोड़ा सा भ्रामक माना जाता है, इस तरीके से ये कहा जाता है। अब जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे बदलाव आना शुरू हुए। तो बदलाव के रुझानों की हम बात करें कि जनगणनाओं के अध्ययन से दिलचस्प रुझान सामने आए। अब ये क्या क्या थे कि 18वीं सदी के बाद पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशक तक शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। तो पूरा 19वीं सदी 100 साल और 20वीं शताब्दी के प्रथम जो 2 दशक थे, तब तक तो शहरों का विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ, लेकिन बाद में 1900 से लेकर 1940 के दौरान ये जो शहरीकरण की गति थी ये काफ़ी तेज़ हुई और शहरी आबादी 10 से बढ़कर 13% तक हो गई। छोटे शहरों और कस्बों में यह गति धीमी रही क्योंकि यहाँ आर्थिक मौके कम थे, लेकिन जो बड़े शहर थे जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, यहाँ पर तेज गति से जो इन शहरों का विकास हुआ, यहाँ पे सुविधाओं का विकास किया गया और ये शहर बहुत ही जल्दी से विशाल शहर जो है वो बन गए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में बने माल अब भारतीय बंदरगाहों पर उतरने लगे और भारत में अब कच्चे माल का निर्यात होने लगा। अब भारत से जो कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ पे कल कारखानों की स्थापना हुई थी। वहाँ से तैयार माल पुनः जो है वो जहाज़ों में भर करके बंदरगाहों पर ला करके और जो है वो भारत में उसका आयात किया जाता था। धीरे धीरे विकास होते होते 1853 का काल आता है। 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है और शहरों की काया पलट हो जाती है। जो लंबी दूरियां थी वो बिल्कुल सिमट गई और जो शहरों के बीच में जो काफ़ी समय लगता था यात्रा करने में, वो बिल्कुल सिमट गया। दूर दराज के शहर बड़े औपनिवेशिक नगरों के संपर्क में आने लगे। रेलवे स्टेशन कच्चे माल के संग्रहण केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु भी बन गया था। तो इस तरीके से जो है वो इसकी काफ़ी रेलवे की शुरुआत से जो है वो काफ़ी सुविधाएं होने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे पुराने शहर अपनी पहचान खोने लगे। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। तो धीरे धीरे रेलवे नगरों का विकास जो होने लगा। रेलवे के से संबंधित जो कारखाने थे वो उनका विकास यहाँ पर होने लगा। अब नए शहर कैसे थे, कैसे लोग इनमें रहते थे। नए शहर व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में बटे थे। तो जैसे जैसे ये जो नए नगर थे, नए नगरों का विकास हुआ, तो इन नए नगरों में भी जो है वो अंतर देखा जाता था कि जहाँ पर अंग्रेज़ रहते थे उनकी जो कॉलोनियाँ होती थी वो बड़ी सुव्यवस्थित होती थी, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, सारी सुविधाएँ वहाँ पर होती थी। और दूसरी तरफ जो भारतीय आम लोग जो रहते थे, जो कि एक प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी भी थे उनको वहाँ पर बसाना, क्योंकि उन्हें सस्ता श्रम मिल जाता था। तो वो जो बस्तियाँ थी उनमें इस प्रकार की सुविधाओं का विकास नहीं था, तो उन्हें ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजों की जो बस्तियां थी उन्हें व्हाइट टाउन जो है वो श्वेत शहर के नाम से जाना जाता था। नए शहर 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी वे चीज़ों के संग्रहण के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं बस्तियों में बनाए। अपनी सुरक्षा के लिए इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी गई। इन्हें ब्लैक टाउन नाम दिया गया। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और मजदूर कामगार जैसे लोग इन बस्तियों में रहते थे। ब्रिटिश आबादी इन बस्तियों से दूर एक शानदार बसावट वाले क्षेत्रों में रहती थी। ब्रिटिश जनता की बस्तियों को व्हाइट हाउस कहा जाता था। तो शहरों में, एक ही शहरों में अलग अलग स्थानों पर रहते थे। भारतीय जो आम जनता जो वहाँ पर रहती थी उनको ब्लैक टाउन, और जो अंग्रेज बस्तियाँ जहाँ पर ब्रिटिश जनता की जो बस्तियाँ थी उन्हें व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, कुछ ऐसे ही इलाके थे जहाँ पर ब्रिटिश आबादी रहती थी। तो आपको याद रखना है कि जो बड़े शहर थे जहाँ पर ब्रिटिश आबादी रहती थी उस इलाके को क्या क्या कहते हैं। तो जो मद्रास में जो इनका स्थान था उसे कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मुंबई में फोर्ट के नाम से जानी जाती है। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपियन स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस औपनिवेशिक शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।